Hello dear student, this is Dr. Pooja Gupta. Welcome back to physics classes. Today we will discuss about laser. इससे पहले लेक्चर में हमने लेज़र का बेसिक्स पढ़ा था कि लेज़र की फुल फॉर्म क्या होती है और लेज़र की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लेज़र एंड व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, तो जैसे कि हम सबको पता है लेजर क्या होती है, फुल फॉर्म लेजर की, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लेजर की फुल फॉर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजर की फुल फॉर्म क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब जो इसकी फुल फॉर्म है, उस लेजर का जो मीनिंग है वो इसमें छुपा हुआ है। रेडिएशन मीन्स फोटोन, सिंपल लाइट। इस रेडिएशन का स्टिमुलेटेड एमिशन की हेल्प से हम लाइट को एम्प्लीफाई करेंगे। स्टिमुलेटेड एमिशन हमने आपको बताया था इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ लेजर। ठीक है, अगर लेजर वर्क को हमें वर्क कराना है, लेजर बीम को हमें ऑब्टेन करना है, तो उसके लिए स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस हमें जो है वो कराना पड़ेगा। बिना स्टिमुलेटेड एमिशन के हम लेजर्स को ऑब्टेन नहीं कर सकते, लेजर्स को प्राप्त नहीं कर सकते, लेजर बीम नहीं बना सकते। ठीक है, अब देखते हैं लेजर बीम बनाने का जो बेसिक प्रोसेस है वो क्या है। तो जैसे क्या करते हैं, कोई भी मैटर है, जब मैटर पर हम लाइट को इंसिडेंट कराते हैं, ऑर्डिनरी लाइट को मैटर के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं, तो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और एमिशन होता है। जो लाइट है वो किसी मैटर के ऊपर जाने पर दो तरह से बिहेव करती है। जो मैटर है वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है या लाइट को एमिट कर देता है। तो दो तरह का क्या होता है, प्रोसेस होता है। एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एमिशन। ठीक है, जो एमिशन होता है वो दो तरह का होता है। वो एक होता है हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, और दूसरा होता है हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन इज द कोर प्रोसेस ऑफ अचीव द लेजर बीम। ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस का जो मीनिंग होता है वो हिंदी में होता है स्वतः होने वाली क्रिया, जो अपने आप हो जाती है, स्वतः एमिशन हो जाता है। स्टिमुलेटेड एमिशन जो हम कराते हैं, उत्प्रेरित क्रिया होती है, जो हमें क्या होता है, कराते हैं। ठीक है, तो जब मैटर पे लाइट को इंसिडेंट किया जाता है तो दो तरह का प्रोसेस होता है। एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, एमिशन होता है, और एमिशन भी दो तरह का होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। वन बाय वन हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब हम लाइट को मैटर पे डालते हैं, जो आप सबको पता है जो मैटर है वो एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, और जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। किस तरीके से होती है, इसके जो संरचना होती है इस तरीके से होती है। जो मैटर है उसका जो सारा मास होता है वो न्यूक्लियस पे कंसेंट्रेटेड होता है। ये है हमारा न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता रहता है। इसके चारों तरफ न्यूक्लियस है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया। जो इलेक्ट्रॉन है इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट, इन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट में इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, जब हम इस मैटर पर एच न्यू, मान लीजिए ये क्या है हमारी, इसको हम बोल देंगे ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट, इसे हम बोलेंगे लोअर एनर्जी स्टेट, और जो हमारी ऊपर वाली ऑर्बिट्स है उन्हें बोलेंगे हायर एनर्जी स्टेट्स, जिन्हें हिंदी में बोलते हैं निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर। जब हमारा यहाँ पे जब एच एनर्जी के हम फोटोन डालेंगे इस मैटर के ऊपर, और जो इनकी एनर्जी होगी एच वो E2 - E1 के इक्वल होगी, तो जो हमारा एटम है वो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, और जो ये एटम है एनर्जी को एब्सॉर्ब करके एनर्जी को लेके किस में चला जाएगा, हमारा हायर एनर्जी स्टेट में। और किसी भी हायर एनर्जी स्टेट में एटम जब जाएगा
तो उसका जो लाइफ टाइम होता है वो होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। लाइफ टाइम क्या होता है 10⁻⁻8 सेकेंड, और आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड दे ऑटोमेटिकली कम टू द ग्राउंड स्टेट। किसमें आ जाएंगे, हमारे ग्राउंड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एंड दिस इज द एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये क्या हुआ, हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एमिशन हो गया। अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो क्या था, इसका हमारा बेसिक था कि जो मैटर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, एटम और मॉलिक्यूल से बना होता है, और जो एटम होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। जो हमारी क्या इसकी संरचना कैसी होती है एटम की, जो न्यूक्लियस होता है उस पर जो हमारा पूरा का पूरा मैटर का मास कंसंट्रेटेड होता है और उसके चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो मान लिया ये जो ऑर्बिट है, सबसे नीचे वाले ऑर्बिट को हमने नाम दे दिया लोअर एनर्जी स्टेट। इसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी, और जैसे ही जैसे ऑर्बिट बढ़ते चले जाएंगे एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, और सबसे ऊपर वाले को हम दे दें हायर एनर्जी स्टेट। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, मान लिया इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n1 है, इसमें n2 है। अब जैसे ही हम इस पे बाहर से फोटोन या रेडिएशन अप्लाई करते हैं तो जो हमारा लोअर एनर्जी स्टेट में एटम है वो एनर्जी को रिसीव करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और पहुंच जाएगा हायर एनर्जी स्टेट में, क्योंकि उसने एनर्जी को ग्रहण कर लिया। जब एनर्जी बहुत ज्यादा चली जाएगी तो वो क्या होगा, वहां से कहीं और जाने का इच्छुक होगा, तो वो किस में चला जाएगा, अपने ऊपर वाली स्टेट में चला जाएगा, जिसमें और किसी भी हायर एनर्जी स्टेट में एटम का जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻⁻8 सेकेंड होता है। आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड दे कम ऑटोमेटिकली कम टू द ग्राउंड स्टेट। और कितनी एनर्जी को यहाँ से बाहर निकाल देगा, E2 माइनस जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी को बाहर निकाल देगा। दिस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एंड एमिशन। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट आते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन क्या होता है डिटेल में। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आए या मेरे जितने भी चैनल पे वीडियो डाले हैं उनको आप 1 बाय 1 देख लें। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, अब आते हैं, फर्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, जैसे नाम से ही पता है रेडिएशन का क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारी हेडिंग होती है, टॉपिक होता है, उसी में उस पूरी थ्योरी का जो है वो मीनिंग छुपा हुआ होता है। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मीन्स होता है अवशोषण, हिंदी में बोलते हैं इसे अवशोषण। ठीक है, अब देखते हैं, मान लिया लेट अस कंसीडर 2 एनर्जी स्टेट। ठीक है, वन इज द लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट, या इसे हम बोल देते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, और दूसरी है हायर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट, या इसे हम बोल देते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, मान लिया इसमें नंबर ऑफ एटम्स n1 है और एनर्जी इसकी E1 है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स n2 है और इसमें एनर्जी E2 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, मान लिया टोटल नंबर ऑफ एटम जो है वो n0 है। अब हमारा जब टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर सारे के सारे जो हमारे एटम्स होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे हमारे ग्राउंड स्टेट में होंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम बाहर से हम H nu इज इक्वल टू E2 माइनस E1, यहाँ जितनी एनर्जी हम अप्लाई करेंगे दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल होगी। H nu इज इक्वल टू E2 माइनस E1 एनर्जी का जब हम फोटोन डालेंगे ग्राउंड स्टेट पर तो इसमें जो एटम है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यानी कि अवशोषित करके किसमें चले जाएंगे, हमारे एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, दिस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, सिंपल, जैसे हमारा क्या करते हैं, मोटर लगा होता है घर में और नीचे हम उसे क्या करते हैं, मोटर चलाते हैं, एनर्जी सप्लाई करेंगे, मोटर चलाएंगे, वो हमारे ग्राउंड के जो पानी को है वो सक करके खींच के किस में ले जाएगा, रूफ पे जो टैंक लगा है उसमें ले जाएगा। इसी तरह यहाँ से हमने बाहर से किसी भी तरीके से एनर्जी सप्लाई करेंगे, एनर्जी सप्लाई करने के भी हमारे क्या होते हैं, मेथड होते हैं, पंपिंग होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले यहाँ पे हम क्या डालेंगे, इसमें एनर्जी फोटोन डालेंगे, एनर्जी को रिसीव करके किसमें पहुंच जाएंगे, हमारे एक्साइटेड स्टेट में। दिस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। यहाँ पे हो गई बात खत्म।
अब आता है सेकंड, आता है हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन, एमिशन मीन्स होता है उत्सर्जन, स्वतः होने वाली क्रिया, स्वतः होने वाला उत्सर्जन ही हमारा क्या होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन में अगेन लेट अस कंसीडर टू स्टेट, one is the ground state and this is the excited state. The energy of the ground state is E1 and number of atom is N1 and the number of atom in excited state is N2 and the energy is E2। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या था, बिफोर में हमारा एटम था, सारे के सारे क्या होगा, जो एटम है यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये था हमारा बिफोर कंडीशन। भाई बिफोर सबसे पहले तो क्या होगा हमारा, बिफोर सारे के सारे जो एटम हैं वो ग्राउंड स्टेट से एनर्जी को लेके किस में आ जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा हमारा, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। इसके बाद जो हमारे यहाँ पे जो हमारे एक्साइटेड एटम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे किसी भी एटम का जो लाइफ टाइम होता है एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, 10⁻⁸ सेकेंड होता है। तो आफ्टर 10⁻⁻8 सेकेंड दे कम ऑटोमेटिकली इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और यहाँ से कितनी एनर्जी को बाहर निकाल देंगे, E2 - E1 = hν। जितनी एनर्जी को उन्होंने एब्जॉर्ब किया था उतनी ही एनर्जी को एक्साइटेड स्टेट से जब ग्राउंड स्टेट में आएंगे अपने लाइफ टाइम कंप्लीट करने के बाद इसे बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एटम से डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशंस जो है वो बाहर निकलेंगे, जो डिफरेंट वेवलेंथ के होंगे, जिनकी जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं होगी, जो डायरेक्शन है वो सेम नॉट सेम क्या होंगे, ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होंगे, अलग अलग फेज में होंगे, सेम फेज के नहीं होंगे, और क्या होगा, इनकोहेरेंट होगा, जिससे हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन से हमें लेजर बीम नहीं मिलता। लेजर बीम के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, यूनिडायरेक्शन होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, सेम फेज के होने चाहिए, हाई इंटेंसिटी के होने चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में अपने आप होने वाली प्रक्रिया है, तो अपने आप डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जो फोटोन है वो निकल जाएंगे, जो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के होंगे, सेम फेज के नहीं होंगे, जिसके कारण इनका फेज सेम न होने के कारण इनकोहेरेंट होंगे, कोहेरेंट नहीं होंगे, हमें लेजर बीम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमने स्पॉन्टेनियस एमिशन को क्या बेसिक प्रिंसिपल नहीं कहा, केवल स्टिमुलेटेड एमिशन में ही हमें सारी जो प्रॉपर्टी है जो लेजर की सारी कंडीशन को फुलफिल करेंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन में करेंगे, इसलिए हमने कहा था स्टिमुलेटेड एमिशन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ लेजर। ठीक है, याद है स्पॉन्टेनियस एमिशन, क्लियर है स्टूडेंट्स। अब आता है थर्ड, आता है स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, अब स्टिमुलेटेड एमिशन में बिफोर क्या हो गया, बिफोर कंडीशन यहाँ था ग्राउंड स्टेट, एनर्जी ऑफ नंबर ऑफ एटम N1, एनर्जी E1, यहाँ पे N2, E2, यहाँ पे ये हो गए हमारे एक्साइटेड स्टेट, सारे जो एटम है बिफोर कहाँ पे हो जाएंगे, दिस इज द बिफोर कंडीशन, इसमें हो जाएंगे। आफ्टर क्या होगा, यहाँ पे हैं सारे एटम्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगी बिफोर और ये आफ्टर। फिर आफ्टर क्या होगा, यहाँ से हम एक्साइटेड एटम में विद इन 10⁻⁸ सेकेंड या 8 सेकेंड से पहले, कंप्लीट नहीं होना चाहिए, अगर 10⁻⁸ सेकेंड हो जाएगा तो अपने आप नीचे आ जाएगा। 10⁻⁸ सेकेंड से पहले हम यहाँ पे hν = E2 - E1, जितनी एनर्जी हमारे एक्साइटेड एटम है जो नीचे से लेके एनर्जी आया है उतनी एनर्जी का हम फोटोन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जो है वो एक्साइटेड एटम के ऊपर डाल देंगे। तो ये वाला जो फोटोन है जो हमारा इंसिडेंट फोटोन है, दिस इज द इंसिडेंट फोटोन, जो हम क्या कर रहे हैं एक्साइटेड एटम के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वो इसे तब तक इंटरेक्ट करता रहेगा, इसको हम एक्साइट करता रहेगा जब तक कि यह अपनी अंदर से hν एनर्जी, सेम एनर्जी को बाहर नहीं निकाल देता। तो एक्साइटेड आइटम पर हम सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालेंगे, जब सेम फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालेंगे तो ये अपनी एनर्जी को क्या कर देगा, एंड 10⁻⁸ सेकेंड से डालेंगे और कम टू द अपनी एनर्जी को बाहर रिलीज करके दे कम टू द ग्राउंड स्टेट। और यहाँ से इंसिडेंट फोटोन से भी हमें क्या मिल जाएगा, रेडिएशन से भी हमें फोटोन मिल जाएगा और एक एक्साइटेड एटम से फोटोन मिल जाएगा, यहाँ पे भी hν का और यहाँ पे Mu का। ये किससे मिला था, हमारा इंसिडेंट फोटोन से, इंसिडेंट रेडिएशन से एक फोटोन मिल जाएगा रेडिएशन से, और ये हमें मिल जाएगा
एक्साइटेड एटम से एक फोटोन मिल जाएगा। जो दोनों होंगे वो सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे, सेम फेज के होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, यूनि डायरेक्शन में होंगे, तो क्या हो जाएगा, कोहेरेंट हो जाएंगे और यहीं से हमें क्या मिल जाएगा, लेजर बीम मिल जाएगा, क्योंकि ये लेजर की सारी कंडीशन को क्या कर रहा है, स्टिमुलेटेड एमिशन फॉलो कर रहा है। ठीक है, एंड दिस इज द स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन में आइंस्टीन ने क्या कहा था कि भाई एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन में जैसे हम एटम के ऊपर बाहर से एनर्जी सप्लाई करते हैं, hν एनर्जी की एनर्जी सप्लाई करते हैं, ये हमारा एटम जो है hν एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किस में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में। तो यहाँ स्टिमुलेटेड एमिशन में सोचने की बात है कि आइंस्टीन ने कहा ये क्या है, हमारा स्टिमुलेटेड क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन ही हो गया स्टिमुलेटेड एमिशन। जिस तरीके से हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन में बाहर से एनर्जी अप्लाई की थी, अगर यहाँ हम एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड एटम पर 10⁻⁸ सेकेंड कंप्लीट होने से पहले अगर जितनी उतनी एक्साइटेड एटम की जितनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी उतनी ही एनर्जी का हम फोटोन डाल दें, तो सेम फ्रीक्वेंसी होने पे क्या हो जाएगी, रेजोनेंस कंडीशन बन जाएगी। तो जो हमारा एटम एक्साइटेड एटम वो अपने आप क्या हो जाएगा, एनर्जी को बाहर निकाल देगा। कितनी एनर्जी को जितनी ऑब्जर्व करके आया था, कितनी एनर्जी ऑब्जर्व करके आया था, hν, और अब इंसिडेंट फोटोन भी कितना है, hν = E2 - E1 का डाला था, तो उतनी ही वो क्या जाएगा, हमारा इंसिडेंट फोटोन भी उतनी ही एनर्जी को बाहर निकाल देगा। तो दोनों हमें क्या मिल जाएगा, एक की जगह 2 फोटोन बन जाएंगे। फिर ये दोनों फोटोन जो है आगे जाके अदर एक्साइटेड एटम पर पड़ेंगे, तो हमें 2 की जगह कितने मिल जाएंगे, 4 फोटोन मिल जाएंगे। इसी तरह ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता जाएगा जब तक कि हमें एक हाई इंटेंसिटी का लेजर बीम नहीं मिल जाता। और जब हमें लेजर बीम मिल जाएगा तो ये प्रोसेस जो है वो अपने आप खत्म हो जाएगा और हमें लेजर बीम मिल जाएगा। जो इसमें हमारे फोटोन्स निकलेंगे वो सेम एनर्जी के होंगे, सेम फ्रीक्वेंसी के होंगे, सेम वेवलेंथ के होंगे, जो लेजर बीम की सारी कंडीशन को फुलफिल करेंगे। इसलिए हमने कहा स्टिमुलेटेड एमिशन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ लेजर। ठीक है, अब हम इसे अब्जॉर्प्शन रेडिएशन को ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लिया कि ग्राउंड स्टेट में एटम क्या है, ए, ये हो गया, ए इज द एटम इन ग्राउंड स्टेट, एटम इन ग्राउंड स्टेट, सिंपल एटम। ठीक है, इस पे हमने क्या करी, एडिशनल hν एनर्जी डाल दी, तो ये क्या बन गया हमारा एक्साइटेड एटम। इसे हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्साइटेड एटम। फर्स्ट में हम यही तो कर रहे हैं, एटम पे हमने hν एनर्जी डाली तो वो एक्साइटेड एटम एक्साइटेड स्टेट में जाके एक्साइटेड एटम बन गया। यहाँ पे जो एटम होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे A स्टार हो जाएंगे। मान ले ग्राउंड स्टेट में क्या A है, अब इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पे हमने A स्टार है, इस पे हमने क्या कर दिया, जैसे ही हम 10⁻⁸ सेकंड बाद ये किस में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में एटम बन गया और कितनी बाहर निकाल देगा, hν एनर्जी बाहर निकाल देगा। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या करेंगे, अब A स्टार है, एक्साइटेड एटम में, एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेड एटम A स्टार है, इस पे हमने कितनी एनर्जी डाली, hν, और हमें क्या मिल गया, A + 2hν हमें क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, 2 फोटोन मिल गए। बार बार ये रिपीट होता जाएगा तो 4 मल्टीपल होता जाएगा फोटोन का, 2 की जगह 4, 4 की जगह 8। इसी तरह हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लेजर बीम मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एंड दिस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, अब इन्हीं तीनों प्रोसेस में हम निकालेंगे क्या, आइंस्टीन कोफिशिएंट। ठीक है, आइंस्टीन कोफिशिएंट में देखो, यहाँ पे मैं इसी में बता देती हूँ, डायग्राम में आइंस्टीन कोफिशिएंट निकाल रहे हैं। अब आइंस्टीन कोफिशिएंट मान लिया क्या होते हैं, आइंस्टीन कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखो ये मान लिया हमने 1 स्टेट है, 2 स्टेज, ट्रांजिशन हो रहा है एटम का, वो 1 से 2 में हो रहा है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज डिनोटेड बाय P12। यहाँ से एक एटम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जाने में जो ट्रांजिशन हो रहा है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ट्रांजिशन की P12 है। अब ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट और एनर्जी डेंसिटी यून्यू। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी यून्यू कितनी हो जाएगी, एनर्जी डेंसिटी E2 - E1 = H। तो यून्यू = कितना हो जाएगा, E2 - E1/H। ठीक है, अब आइंस्टीन कोएफिशिएंट निकालना है तो हमें देखना है कि जो ट्रांजिशन की दर है
जो 1 से 2 में ट्रांजिशन की दर है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन 1 and 2 इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट एंड एनर्जी डेंसिटी यू न्यू। यहाँ से जितनी हम एनर्जी डेंसिटी मीन्स द नंबर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ फोटोन, जितनी यहाँ से हम एनर्जी डालेंगे उतना ही एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किस में चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में। तो द प्रोबेबिलिटी of the transition between 1 and 2 is proportional to n1 and p12 is proportional to u nu। ठीक है, प्रोपोर्शनली तो होगा, अगर n1 बढ़ेगा तो ट्रांजिशन का रेट भी बढ़ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी बढ़ेगी जबकि ट्रांजिशन का रेट बढ़ जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन बिटवीन 1 and 2 इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट एंड एनर्जी डेंसिटी u nu। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p12 इज प्रोपोर्शनल टू n1 u nu। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा P12 इज इक्वल टू A12 N1 U न्यू। ठीक है, वेयर A12 क्या हो जाएगा, A12 इज द आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। P12 इज इक्वल टू A12 N1 U न्यू। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस एमिशन के केस में देखते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन में ट्रांजिशन क्या हो रहा है, 2 से 1 के बीच में हो रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम 2 to 1 इट्स डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट। किस पे, जितने हमारे एक्साइटेड स्टेट में एटम होंगे उतने ही हमारे एटम जो है वो स्टेट 2 को छोड़ के स्टेट 1 में आएंगे। तो जो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी है 2 से 1 में वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी दर, ट्रांजिशन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट। तो P21 इस केस में, स्पॉन्टेनियस के केस में इज डिपेंड अपॉन N2। ठीक है, एंड P21 इन द स्पॉन्टेनियस के केस में इज इक्वल टू B21 N2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा हमारा B12, ये हो जाएगा हमारा B12 इज द आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा A21। ठीक है, A21 वेयर A21 इज द आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन में। अब स्टिमुलेटेड एमिशन में मैं ये बता देती हूँ, स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या हो जाएगा, स्टिमुलेटेड एमिशन में 2 से 1 के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ यू न्यू। ये भाई यहाँ से जितना भी हम एनर्जी डेंसिटी के फोटोन डालेंगे उतने ही एक्साइटेड एटम से टकराएंगे और जो फोर्स डालेंगे और उतने ही हमें क्या हो जाएगा, उतने ही फोटोन्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो P21 स्टिमुलेटेड के केस में किस पे डिपेंड करना, नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट, एंड P21 स्टिमुलेटेड के केस में डिपेंड कर रहा है यू न्यू एनर्जी डेंसिटी। तो P21 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, B21 N2 and U न्यू। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड B21 इज द आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये निकाले हमने तीनों के केस में आइंस्टीन कोफिशिएंट। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में हम निकालेंगे रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोफिशिएंट A21, B12 एंड B21, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होती है। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियस एमिशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ऑफ द लेजर। ठीक है, ये हमारा 2 नंबर में या 1 नंबर में जो पेपर में है वो क्वेश्चन आता है। बीएससी में ये जो है वो 2 नंबर में आता है और जो बीटेक में वो 1 नंबर में ये जो है आपको क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द
एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। पर स्टिमुलेटेड एमिशन तो में जो हमें फोटोन मिलेंगे वो सेम फेज के होंगे, यूनिडायरेक्शन होंगे, उनकी वेवलेंथ सेम होगी। और स्पॉन्टेनियस एमिशन में जो हमें फोटोन मिलेंगे वो सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। और वन बाय वन वो मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझा भी दिया है, तो इससे आप डिफरेंस भी अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक ये लेजर का जो अब तक मैंने पोर्शन कराया है, अगर वो आपको क्लियर है तो आगे आपको लेजर पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए अगर आपको लेजर आगे पढ़ना है तो प्लीज मेरे ये 2 लेक्चर, व्हाट इज द बेसिक ऑफ लेजर्स एंड व्हाट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ आइंस्टीन कोफिशिएंट और व्हाट इज द आइंस्टीन कोफिशिएंट, ये आपको 2 वीडियो जो मैंने लेजर पे बनाई हैं वो आपको जरूर देखनी है। ठीक है, तभी आगे आपको लेजर का जो पोर्शन है वो समझ में आएगा। अगर स्टूडेंट आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।